हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग का कुछ डेफिनेशन बताया गया था, उसके बारे में आपको समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, कैसे उसका कौन कौन से प्रकार है। इस प्रकार हम लोग कुछ बताए थे, जैसे आप लोग को बताया गया था आयनिक बंधन, उसके बाद बताया था सहसंयोजक बंधन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन से संबंधित बातें करेंगे। तो अब पहले हम लोग लिखते हैं सहसंयोजक बंधन का जो टाइप है, जिसमें हमने पहला बोला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। इसको बोलेंगे हम लोग आयनिक बंधन। क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। तो आप लोग को आयनिक बंधन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि आयनिक बंधन, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यदि आपसे बोले कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, या तो हम लोग इसको आयनिक बंधन बोले। दोनों आप लोग का क्या है दोस्तों? सेम है। अब पहले बनता किसके बीच है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? किसके बीच बनता है, कैसे बनता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको एक बात लिखा दोस्तों, जो आयनिक बंधन जो बनता है, आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, ये आपको बनता है धातु प्लस अधातु से। तो धातु और अधातु यदि हम लोग को मिलता है तो हम लोग को बनेगा आयनिक बंधन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आमतौर पर जनरली बात करें, सामान्यतः आयनिक बंधन का निर्माण धातु तथा अधातु के मिलने से होता है। धातु तथा अधातु के मिलने से होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आयनिक बंधन का निर्माण होता है किसके किसके मिलने से? धातु धातु मिलने से, कि अधातु अधातु मिलने से, कि धातु अधातु मिलने से? तो आपको बोलना पड़ेगा कि आयनिक बंधन का निर्माण धातु और अधातु के मिलने से होता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर लिखे, जैसे हमने लिख दिया आपके सामने MgO लिखा दोस्तों। क्या लिखा? MgO। क्या लिखा? MgO। तो आपको जानना होगा कि अगर हम लोग को किसी यौगिक में पहले धातु नजर आएगा, पहले क्या नजर आएगा? धातु। अगर हम लोग को पहले अगर नजर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें आयनिक बंधन पाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ Mg लिखा गया है, तो Mg को आप बोलते होंगे मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। यहाँ देखिए कि अम लगा हुआ रहता है अगर तत्व के नाम के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं धातु। तो MgO में बोलेंगे हम लोग की आयनिक बंधन है। कौन बंधन है? आयनिक बंधन है। तो कहने का अभिप्राय हमारा है कि अगर धातु और अधातु के मिलने से जिस बंधन का निर्माण हो रहा है, तो धातु और धातु के बीच अगर बंधन बनेगा तो उसी को बोलेंगे आयनिक बंधन। अब इसको अगर डिफिनेशन की अगर बात करें तो इसका डिफिनेशन कहता है कि आयनिक बंधन का निर्माण हम लोग कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा जाता है कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या दोस्तों? पूर्ण स्थानांतरण। तो आपसे पूछा जाए कि किस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण जिस बंधन का निर्माण होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? आयनिक बंधन। क्या नाम है? आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है। तो आपसे पूछा जाए कि जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि यदि धातु और अधातु के बीच बंधन पाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? आयनिक बंधन बोला जाएगा। और इसको आप डिफाइन आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। बोल सकते हैं आप कि जिस बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयनों के द्वारा होता है। तो जिस बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा होता है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं आयनिक बंधन। क्या बोल सकते हैं? आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन को आप डिफाइन कर सकते हैं अपने स्तर से। आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, परिभाषा व सटीक हो जाएगा। तो उसको मैं एक बार और डिफिनेशन आपको बोल देता हूँ। सभी डिफिनेशन को आप बढ़िया से सुन लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। आयनिक बंधन यदि बोले आपको किसे कहते हैं, तो आयनिक बंधन का डिफिनेशन अगर बोला जाए तो आपको बोलिएगा कि जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है। जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। तो आपको बोलना है कि जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। या तो आप दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जब बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
आयनों के द्वारा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बंधन। और आयनिक बंधन जो समानता बनता है किसके किसके बीच बनता है, धातु और किसके बीच, अधातु के बीच, धातु और किसके बीच, अधातु के बीच। तो हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग को पहले यदि धातु अगर दिखाई दे देता है तो उसको बोलेंगे कि उसमें कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन है। जैसे हमने लिख दिया दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा Al2O3, क्या लिखा Al2O3। अब देखिएगा यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आपको दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हैं कि जी यहाँ पर एल का अर्थ होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है दोस्तों, एल का अर्थ होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम में UM लगा हुआ है। जब UM लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मेटल है। क्या है, मेटल है। मेटल कहने का मतलब हमारा होगा धातु है। क्या हो जाएगा, धातु। और धातु हम लोग को पहले अगर आ गया, और ऑक्सीजन तो आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन में हम नहीं लगा हुआ है तो अधातु है। तो धातु अगर पहले आ गया और अधातु बाद में आ रहा है तो उसको बोलेंगे कि उसमें कौन बंधन है, आयनिक बंधन है। तो आप आयनिक बंधन का एग्जाम्पल आप लोग कुछ और दे सकते हैं। जैसे आपको लिख दिया किसी ने NaCl लिखा, सोडियम क्लोराइड लिखा, तो Na मतलब होता है सोडियम, सोडियम। जब सोडियम होता है तो आप देख सकते हैं कि सोडियम में अम्ल लगा हुआ है। जब सोडियम में अम्ल लगा हुआ है तो मेटल होगा। और जब मेटल हम लोग को धातु पहले आ गया तो उसको बोलेंगे कि उसका निर्माण धातु और धातु के मिलने से हो रहा है तो उसको बोलेंगे कौन बंधन, आयनिक बंधन। तो आप आयनिक बंधन का डिफिनेशन और आयनिक बंधन किस यौगिक में है आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो हमको आशा है कि इसको आप लोग बता सकते हैं। डिफिनेशन वगैरह आप लोग क्या करना है, डिफिनेशन को आसानी पूर्वक इसको लिख लेना है कि जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है उसको आयनिक बंधन कहते हैं। और जब बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा होता है तो उसको आयनिक बंधन कहते हैं। जो दिल करे जो लिख सकते हैं आप आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। या बोल सकते हैं कि आयनिक बंधन प्रायः जो बनता है धातु एवं अधातु के बीच बनता है। तो आपको आयनिक बंधन का उदाहरण समझ में आया, आयनिक बंधन का डिफिनेशन समझ में आया। अब हम लोग आयनिक बंधन का कुछ कहने का मतलब कैसे बनता है वह समझने जा रहे हैं। तो आयनिक बंधन को बनाने के लिए आप लोग को देखना है कि कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आयनिक बंधन कैसे बनता है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा, जैसे हमने लिखा दोस्तों NaCl, आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो आप लोग को पता होगा कि सोडियम हमारा मेटल है, धातु है, क्योंकि सोडियम में हम लगा हुआ है। सोडियम जब हमारा धातु है, जब सोडियम हमारा धातु है तो पहले यदि धातु आएगा तो धातु पहले आएगा तो बोलेंगे कौन बंधन उसमें है, आयनिक बंधन है। तो NaCl कैसे बनता है, NaCl का निर्माण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि NaCl का निर्माण हम लोग कैसे आयनिक बंधन के द्वारा करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को भली भांति आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम को कैसे लिखा जाता है, क्लोरीन का कैसे लिखा जाता है। तो आपको देखिए दोस्तों, आपको कहने का मतलब आयनिक बंधन बनाने के लिए सबसे पहले जो जो उसमें परमाणु उपस्थित है, हम लोग को रासायनिक बंधन का डेफिनेशन बताए थे कि अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन परमाणु है तो हम लोग बात करेंगे कि सोडियम जो हमारा परमाणु है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं। तो सोडियम के बारे में आपको पता है कि इसका आपको एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप लोग को जानकारी होगा, लिखते होंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लिए मैंने आप लोग को एक सीरीज बताया था, कैसे आप लोग को याद होगा वह सीरीज। जैसे हम लोग लिखे थे 1s 2s2p 1s 2s2p 3s 3p 4s 3s 3p 4s। आप लोग को यह सीरीज आप लोग को याद होगा दोस्तों, 1s 2s2p 1s 2s2p 3s 3p 4s 3s 3p और क्या 4s। तो कहने का मतलब आपको यह सीरीज याद है तो आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो हमने सोडियम का परमाणु संख्या बताया 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। और यदि आप क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है परमाणु संख्या। इसको आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, 2 आ 2 4 अच्छे 10 आ 2 12 5 कितना हो गया 17। आप लोग को यह भी बताया गया था पिछले वीडियोज में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया गया था कि बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों को बताया गया था कि बाह्यतम कक्षा कौन होता है, तो जो हम लोगों को बड़ी कक्षा होती है उसी को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। देखिए यहाँ पे पहला कक्षा है, यहाँ पे दूसरा कक्षा है, यहाँ पे तीसरा कक्षा है। तो बोलेंगे कि 3 हम लोग का बड़ा है, जब 3 हम लोग का बड़ा है तो उसको बोलेंगे कि 3 हमारा बाह्यतम कक्षा है। जब 3 हमारा बाह्यतम कक्षा है तो 3 में कितना इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है हम लोग को दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना हुआ दोस्तों, एक हुआ। कितना हुआ, एक हुआ। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आपने जो लिखा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पहला कक्षा, यहाँ दूसरा कक्षा, यहाँ दोस्तों तीसरा कक्षा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा होगा कि दो बड़ा होगा कि तीन बड़ा होगा। तो बताया था कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कक्षा, और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में हम लोग को 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग बात करते हैं कि कोई भी अगर बॉन्डिंग हो रहा है दोस्तों, तो बॉन्डिंग होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या दोस्तों, ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जिसको बोलते हैं अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम कहता है कि प्रत्येक तत्व, इसका नियम कहता है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में, अपने बाह्यतम कक्षा में, तो प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कहता है दोस्तों कि 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसी को कहा जाता है अष्टक का नियम। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम लोग बॉन्डिंग करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो आप लोग को यदि बोला जाए, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम के बाह्यतम कक्षा में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि इस इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग कर देगा तो इसका खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा 2s2 2p6 आपको बाह्यतम कक्षा बचेगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 17, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। आपको केवल एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जो आपको डुप्लेट पूरा करता है, मतलब बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सोडियम के बारे में बोला कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और यहाँ क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, 1 अगर दे देगा तो इसका बाह्यतम कक्षा में आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को पता हो गया कि सोडियम जो आप लोग देख रहे हैं, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से या क्रॉस से दिखाते हैं, डॉट से या किससे, क्रॉस से। कौन से इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं। यदि बाह्यतम कक्षा यदि इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 1 है। तो हमने लिखा सोडियम का पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन को देखिए तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो हमने क्लोरीन भी लिख दिया दोस्तों। तो क्लोरीन जब लिखा तो क्लोरीन के पास 7 है, तो 2 और 2 4 और 2 6 और ये कितना हुआ, 7। अब देखिए तो हमने कहा बोला था कि अगर यहाँ पे सोडियम है, और ऐसे भी आप लोगों को पता है कि सोडियम धातु है, जनरली जो धातुएं होते हैं, कौन दोस्तों, धातु, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और कहता है हम लोग को अधातु जो होता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, अधातु, देगा कौन, धातु। तो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आप देख सकते हैं सोडियम वहां पे धातु है, जब सोडियम हमारा धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सोडियम यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा सोडियम, तो 7 था, 1 दिया, तो कितना हो जाएगा, 8। अब आप लोगों को पता होगा कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर प्लस होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम लिखा, तो सोडियम पर आपने लिखा +1। क्यों लिखा, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 1 दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया, तो 1 लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस पर चार्ज हो जाएगा दोस्तों -1। और आप लोगों को पता होगा कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। तो इसी जो आकर्षण जो हो रहा है, तो इसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बन रहा है आयनिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो गया आयन और माइनस हो गया आयन, तो ये हो गया धन आयन दोस्तों, ये हो गया ऋण आयन। तो हमने बोला था शुरुआत में कि जब बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा होता है, किसके द्वारा, आयनों के द्वारा होता है, तो उसी को बोलते हैं कौन बंधन,
आयनिक बंधन। या तो आपको बोला गया था जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसको बोला जाता है आयनिक बंधन। या तो हमने बोला था कि आयनिक बंधन जो होता है धातु और अधातु के बीच बनता है। तो सोडियम आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सोडियम है जो धातु है और क्लोरीन है जो हमारा क्या है अधातु है। तो यहाँ प्लस माइनस में क्या होगा आकर्षण होगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बन गया हम लोग का NaCl। तो यही आपको सोडियम क्लोराइड बन गया। इसमें आयनिक बंधन जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को और देना चाहता हूं। यदि कुछ एग्जांपल आपको और देकर के मैं समझाता हूं आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि आयनिक बंधन किसको कहते हैं, आयनिक बंधन किसके किसके बीच बनता है, आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है, कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि आप लोग को परिभाषा वगैरह सब बता दिया गया है। अगर पूछा जाए आप लोग को आयनिक बंधन का निर्माण होता है धातु धातु के बीच कि अधातु अधातु के बीच कि धातु और अधातु के बीच, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आयनिक बंधन का जो निर्माण हम लोग को होता है धातु एवं अधातु के बीच होता है। और आयनिक बंधन हम लोग बोला जाए कि कैसे बनाते हैं तो इसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है दोस्तों। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको क्या करेंगे डॉट के द्वारा हम लोग दिखा देंगे, तब आप लोग को जाकर के आयनिक बंधन बन जाएगा। तो आप लोग को मैं एक दो एग्जांपल देकर के और समझाता हूं ताकि आयनिक बंधन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आप लोग को इसी प्रकार क्वेश्चन दे तो आप लोग बना सके। अब देखिए हम लोग दो एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर MgO जिसको आप लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा आप लोग देखिए पहले इसमें आयनिक बंधन है कि नहीं है। मैग्नीशियम देखिएगा तो मैग्नीशियम हमारा अम्ल लगा हुआ है तो धातु है और ऑक्सीजन में अम्ल नहीं लगा हुआ है तो यह हमारा अधातु है। जब यह धातु यह अधातु, तो जब धातु और अधातु मिल गया तो बनेगा कौन बंधन आयनिक बंधन। और आयनिक बंधन कैसे बनता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। और हमने बोला था कि आयनिक बंधन जो होता है आयनों के बीच बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो पहले तो आप मैग्नीशियम का लिख दीजिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, परमाणु संख्या कितना होता है 12। अब 12 होता है तो हम लोग इसी के आधार पर लिखेंगे। इसमें बताया गया था 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 से अधिक नहीं रहेगा। पी में बताया गया था 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 से ज्यादा नहीं रहेगा, 6 से हम लोग कम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यह बताइएगा कि यहाँ पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा और यह तीसरा कक्षा है। और जब तीसरा कक्षा है दोस्तों तो आप देख सकते हैं 1 बड़ा कि 2 बड़ा कि 3 बड़ा। तो जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे बाह्यतम कक्षा। और जब बाह्यतम कक्षा हो जाएगा तो बाह्यतम कक्षा में आप लोग को देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे क्योंकि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अब देखिए जब मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन अपना देगा क्योंकि मैग्नीशियम हमारा धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इसका बाद 2 इलेक्ट्रॉन दे करके हम लोग को क्या हो जाएगा इसका ऑक्टेट में पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं जब 3 खत्म हो जाएगा तो 2s2 2p6 बचेगा तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 बाह्यतम कक्षा में। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हम लोग को पता है कितना है 8। क्या लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के आधार पे लिखिए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s2 लिखा तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन के हम लोग चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। तो यहाँ 2 हो गया 2 4 हो गया। उसके बाद 2p लिखिएगा तो यहाँ 2p में कितना लिखिएगा 4। अब देखिए पहला कक्षा है और यह दूसरा कक्षा है तो दूसरा कक्षा में देखिए यह दूसरा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक छोटा है 2 बड़ा है। जब बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम लोग बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन इसको मैग्नीशियम देगा और ऑक्सीजन इसको लेगा। तब देगा तो इस पर चार्ज प्लस होगा और लेगा तो इस पर चार्ज क्या होगा माइनस होगा। आप लिख सकते हैं इसको आसानी पूर्वक। हमने लिखा मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के पास बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको कैसे दिखाएंगे या तो डॉट से या तो क्रॉस से। तो मैग्नीशियम को हमने दिखा दिया और ऑक्सीजन भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे। आप
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको देगा दोस्तों। तो हम लोग बोले थे कि जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज आएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज आएगा माइनस। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम पर +2 होगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा -2। तो प्लस माइनस में आप लोग को पता होगा कि आकर्षण होता है, और इसी आकर्षण के बीच हम लोग को जो बॉन्ड बना हम लोग बोलेंगे कि आयनिक बंधन बन गया। कौन बंधन बना? आयनिक बंधन यहाँ पे हम लोग का निर्माण हो गया। तो आयनिक बंधन आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, किसी का जो भी अगर दे दिया जाए तो आप इसके आधार पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको हम कुछ बनाने के लिए दे देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड आप को लिखना पड़ेगा। किसी ने आपको लिख दिया, मान लिया जाए KCl लिख दिया, किसी ने आपको लिख दिया MgCl2 लिख दिया। तो आप लोग कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आप इसके आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके आप लोग आयनिक बंधन इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, बना सकते हैं, और इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो आयनिक बंधन आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कैसे बनाया जाता है। अब लोग क्या करें, इसका प्रॉपर्टीज कुछ देख लें कि आयनिक बंधन का गुण क्या होता है। तो पहले तो आप यह समझिए कि आयनिक बंधन जो बना है हम लोग को आयनों के द्वारा बना है, और जब आयनों के द्वारा बनेगा तो इसमें बोलेंगे कि आपको स्थिर वैद्युतिकी बल मिलेगा। इसमें कौन बल? स्थिर वैद्युतिकी बल मिलेगा। और हम लोग को पता है कि सबसे मजबूत बल होता है विद्युतीय बल या स्थिर वैद्युतिकी बल। तो इसमें बोलेंगे कि यह सबसे, इसमें बोला जाए कि आयनिक बंधन एक प्रबल बंध होता है, मतलब मजबूत बंध होता है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होगा, क्योंकि बंधन बहुत मजबूत है। और जो बंधन आयनों के द्वारा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बंधन बोलेंगे। तो जिस बंधन का निर्माण आयनों के द्वारा हो रहा है उसको बोलेंगे आयनिक बंधन, और आयनिक बंधन यहाँ पे हो जाएगा तो बोलेंगे इसको विद्युतीय बल पाया जाएगा। आयनिक बंधन वाले यौगिक में विद्युतीय बल पाया जाता है, और इस बल को तोड़ने के लिए अधिक हम लोग को ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आयनिक यौगिक का जो होता है दोस्तों, आयनिक यौगिक का गलनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक हम लोग को बोलते हैं उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तो आप लोग को बोला जाए यदि कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें विद्युतीय बल पाया जाता है। कौन बल पाया जाता है? विद्युतीय बल पाया जाता है। जो मजबूत बल होता है उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और यह बोला जाए दोस्तों कि यह जल में आपको विलय होता है। जल में क्या होता है? विलय होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आयनिक बंधन वाले यौगिक का कि यह जल में विलय होता है, और कहता है कि ठोस अवस्था में, कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में कहता है दोस्तों कि विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। जबकि आपको कहता है कि गलित अवस्था, या तो हम लोग बोल सकते हैं द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था। तो द्रवित अवस्था या तो गलित अवस्था में आपको कहता है कि यहाँ पे आपको क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। तो कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक बंधन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक बंधन जल में क्या होते हैं? आयनिक बंधन वाले जो यौगिक होते हैं जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। और यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड जो नमक जो लिया बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको में ठोस अवस्था में रहेगा तो यह विद्युत का कुचालक हो जाएगा। उसको जल में अगर घोल देंगे और उसमें अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो वह विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो आप लोग को आयनिक बंधन वाले यौगिक का गुण पूछे तो आपको लिख देना होगा कि आपसे पूछेगा कि आयनिक बंधन वाले यौगिक का गुण बताइए, तो बोलना पड़ेगा कि आयनिक बंधन वाले यौगिक का गलनांक जो होता है क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है? तो बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें विद्युतीय बल पाया जाता है। जो सबसे मजबूत बल होता है उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। बोला जाए कि यह जल में क्या होता है? विलय होता है। कौन जल में विलय होता है? तो आयनिक बंधन वाले यौगिक जल में विलय होता है। और यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो इस आधार पर आप लोग आयनिक बंधन आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को बार बार देखते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अगले वीडियो में कुछ टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।